हमारे स्टूडियो में उपस्थित लोकतंत्र रक्षक सेनानी आदरणीय श्री यशवंत सिंह जी यादव उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कांग्रेस शासन और भाजपा शासन में कितना अंतर है, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन, एक तुलनात्मक व्याख्या के लिए आदरणीय श्री यशवंत सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे श्रोताओं के बीच प्रस्तुत करें। धन्यवाद बलवीर सिंह जी, आपने ये प्रश्न किया। देखिए, हर सत्ता का मकसद होना चाहिए जन कल्याण और जन जन का विकास। और जब कोई भी सत्ता जाति में विभाजन करे या धर्म के आधार पर विभाजन होने लगता है, तब वो सरकार जनता की सरकार ना होके हम कहेंगे कबीलाई सरकार हो गई। फिर एक वो कबीले के लिए काम करने लगती है, तो उसको असली रूप में सरकार तो नहीं कहा जा सकता है। आपातकाल की जहां तक बात है, देखिए कांग्रेस की तुलना की जब बात आ जाती है तो हमें कई मामलों में देश स्वतंत्र हुआ, नेहरू का भी बड़ा योगदान रहा। नेहरू ने बड़े बुद्धिमत्ता से सारी व्यवस्थाओं को संभाला। उस समय हमारा खंड खंड देश था, उस खंड खंड देश को सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिलके संवारा, सजाया और इस स्वरूप जो आज भारत का मिल रहा है, इन दोनों महापुरुषों की अथक ताकत लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में कांग्रेस के में ही लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा जी हुई। इंदिरा जी ने जो बहादुरी से भारत को मजबूती दी 71 के युद्ध में, उसके लिए साधुवाद है। लेकिन आपातकाल में उनके अंदर भी तानाशाही की प्रवृत्ति जागृत हुई, मोदी जी की तरह, और इतनी ज्यादा जागृत हुई कि उन्होंने एकदम से, जब राजनारायण जी चूंकि रायबरेली से चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए, इंदिरा जी जीत गई, तब उन्होंने कि भ्रष्ट तरीके से ये मतलब चुनाव इन्होंने जीता है, भ्रष्ट हथकंडे अपनाए हैं, सरकारी एजेंसियों की मदद ली है। इस आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने उसके चुनाव को डिवाइड कर दिया। जब उनके चुनाव को डिवाइड किया तो इंदिरा जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने एक एप्लीकेशन वहां लगाई, समय 1 महीने का मांगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें, और वो मोहलत जगमोहन लाल जी सिन्हा ने दे दी। और उसी पीरियड में उन्होंने आपातकाल भी लगा दी, लोगों को उठा के सारे राजनेताओं को जेल में डाल दिया, जिसने भी इस चीज का विरोध किया उसको भी उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन तब एक बात जरूर थी, अब चूंकि तुलना करने की बात है, तो तब सीबीआई और ईडी इनका दखल नहीं था, केवल लोगों को उठा के जेल में नेताओं को डाला जाता था, लेकिन उनके परिवार के न मकान गिराए जाते थे न घर गिराए जाते थे। बुलडोजर नहीं चलता। हाँ, बुलडोजर नहीं चलता था। उनको नजरबंद कर दिया और नजरबंद की स्थिति मतलब जेल में डाल दिया। और जेल में भी उसी पीरियड की एक घटना है, हम लोगों की तरफ से एक एप्लीकेशन गई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
हम लोगों ने कहा कि भाई जब मेरी सुनवाई अदालत में नहीं हो सकती, कोई नहीं कहीं सुनवाई हो सकती है, और हमें बिना कारण बताए जेल में डाल दिया गया है, तो कम से कम हम लोगों को जेल में उच्च श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हों, कि कम से कम हमारा हर तरह से उत्पीड़न न हो। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि एक्सेप्ट क्रिमिनल और गुंडा टाइप एलिमेंट, बकाया सारे राजनीतिक बंदियों को उच्च श्रेणी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, और हमें भी उच्च श्रेणी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। जैसे हम जब वर्तमान में जाते हैं तो मुझे लगता है कि इतनी असहिष्णुता, अपने विरोधियों के प्रति इतना द्वेष भाव, ये हमने आपातकाल में तो नहीं देखा था। इतना द्वेष भाव, जितना द्वेष भाव आज हम अपने विरोधियों के प्रति देख रहे हैं। और एक चीज है, आप भी देखते हो किस तरह से अगर किसी ने विरोध किया तो उसको उठा के उसकी यहाँ सीबीआई और ईडी लग गई। ऐसे नहीं माना तो और जाए उसके परिवार को, जाने कौन कौन सी उसके परिवार की जांचें शुरू करा दें। इन सब चीजों से जब हम देखते हैं उस समय जब आपातकाल लागू हुआ था, जब बाद में जनता उसका परिणाम जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो मुस्लिम मजलिस, आनंद मार्गी, जय गुरुदेव और आपके SYS के लोग, समाजवादी युवजन सभा के लोग और लोक दल के लोग, जनसंघ के लोग, सारे के सारे संघ परिवार के लोग, सारे के सारे लोग एक साथ जेल में रहकर और एक लक्ष्य, सत्ता को हटाया कैसे जाए, इस पर चिंतन करते थे। ना कोई वर्ग भेद था, ना कोई किसी संप्रदाय विशेष के प्रति नफरत की भावना थी। और हम तो ये कहेंगे बलवीर जी कि जहां तक मैंने अभी तक मैं भी संघ को जो जाना, या असहाय है संघ, या संघ छद्मवेश में समाज में अपना स्थान बनाने के लिए वो ढिंडोरा पीटते थे। तो संघ परिवार भी कहता था कि जो मुस्लिम हैं वो भी हमारे पुरखे हैं, यहीं के लोग हैं, उनके प्रति भी अच्छे भाव रखना चाहिए। आज उनके प्रति शत्रुता का भाव रखना, निर्दोष, केवल मुस्लिम के नाम पर निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न करना, और दोषी से दोषी व्यक्ति, महा अपराधी व्यक्ति, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है तो उसका सम्मान होना, उसके सारे कृत्यों को, भाई हमारे देश का जो संविधान कहता है वो कहता है कि व्यक्ति को इसके उसके करे की सजा मिले, चाहे जितना ताकतवर हो। कहते हैं कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन लगता है कि पिछले 5 साल में वो गड़बड़ी इतनी नहीं देखी, लेकिन कैसे हमारे प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे हमारे नेतागण कैसे इतना सोच नीचे कर ली कि वो देश को भूल गए। इस पूरे देश को कबीला संस्कृति में बदलने की कोशिश करने में लगा है। अरे भाई, मानव मात्र से स्नेह करो, सारे मानव से स्नेह करो, सबका एक ही खून है, किसी के खून में कोई अंतर नहीं, सबका लाल खून है, जीव मात्र से प्यार करो। ये सब बातें
भूल गए। अब नफरत भाई उन अपराधियों के खिलाफ, और मैं इसमें केवल सत्ता को दोषी नहीं मानता हूं बलवीर जी, जी, इसमें जितनी सत्ता दोषी है उससे कम विपक्ष भी दोषी नहीं। विपक्ष ने कभी किसी राष्ट्रहित के मुद्दे को केवल ट्विटर, व्हाट्सएप और स्टेटमेंट तक सीमित कर लिया। आगे उसके विरुद्ध संघर्ष करें, जनता में जाएं, ये नहीं किया। जैसे आजम साहब का मामला है, आपने भी पढ़ा होगा। जी जी। जो इस अधिकारी ने एफआईआर की वो कहता है कि जिला अधिकारी के दबाव में मुझे मुकदमा पंजीकृत कराना पड़ा, और वो व्यक्ति वहां था भी नहीं, लेकिन जिलाधिकारी ने कहा नौकरी करना, दूसरे पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। अदालत ने मामले को मतलब वहीं से बरी कर दिया आजम खान। क्या एक राष्ट्रीय मुद्दा न बनता? ये समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था। समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए, आंदोलन खड़ा करना चाहिए। नहीं हुआ, किसी दल ने नहीं किया, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि लोग अपनी चमड़ी बचा रहे हैं। अपनी तभी तो इतनी गलतियां करने के बाद, अभी एक प्रसंग, नीरज भाई पटेल, एक हम कहें कि दबे कुचलों की बड़ी आवाज उठाते हैं वो पटेल साहब, उन्होंने एक वीडियो है उनका, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 5 कृषि विश्वविद्यालयों में एक ही जाति के सभी कुलपति बना दिए, और जो प्रावैधिक मतलब जो इंस्टीट्यूट है पूरा, उसका महाप्रबंधक ही ठाकुर बिरादरी का बना दिया। क्या है, कहाँ देश ले जाओगे? कैसे आदर्शों की बात करते हो? अरे तुम्हारे आदर्श ये फर्जी हैं। हम लोगों को भी कभी कभी आदर्श हमने भी पढ़े थे, हम भी संघ परिवार से बहुत ज्यादा जुड़े थे, और हमारे तमाम संघ परिवार के साथी आज भी हमारी बात होती रहती है। अब चूंकि सब, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई किसी का पेशेंट है, सब चरपैया में लगभग लगे हुए हैं। हम कहते यार जो भी संभव है, जयप्रकाश जी भी तो किडनी के पेशेंट थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, देश में लोकशाही बचाने के लिए संघर्ष किया। डरो मत, तभी मैं जिंदा हूँ। तो जब लोकनायक जयप्रकाश ने इस देश से लोकशाही ना जाए, उसके लिए संघर्ष किया, तो आज तमाम हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शन के दें। एक ये बात हो रही थी, तभी हमारे एक सेनानी बोले कि पहले हम आप थे तो युवाओं में दम खम था, युवाओं में संघर्ष की क्षमता थी। आज का युवा संघर्ष से दूर भाग रहा है, सत्य के लिए, सत्याग्रह के लिए अड़ने की क्षमता युवाओं में खत्म हो रही है। ये मैं भी कुछ महसूस करता हूँ। चाहे जितना अन्याय हो रहा हो, विद्रोह की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति कमजोर हो रही है। लोग गुलामी की मानसिकता में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बस खाना मिल गया और मोबाइल मिल गया, घूमने को मिल गया और एक गर्लफ्रेंड पटा ली, बस इतनी लाइफ उनकी रह गई। ये है वास्तविकता।
अब इन बातें देखिए, महात्मा गांधी कहते थे असत्य, अन्याय, अत्याचार के सामने झुकना कायरता है। ये ध्येय वाक्य था गांधी जी का। और एक जयप्रकाश जी ने कहा था कि भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार चाहिए। इसी के लिए लोग आंदोलन चला था, जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन चला था वो इसी के लिए चला था। और इस आंदोलन में चाहे लोकदल हो, अब वर्तमान में समाजवादी जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी रही हो, उस समय सभी का नारा था कि भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार चाहिए। लेकिन जैसी सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार में सब लिप्त हो गए, वापस बुलाने का अधिकार की बात खत्म हो गई। तो ये बड़ा एक लगता है कि कानून, हमारे देश का संविधान, बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान लिखा था, लेकिन कहाँ खामियां रह गई कि आज ताकतवर अगर है तो उसके खिलाफ कानून कोई कार्रवाई नहीं करता है। असहाय हो जा। आपने देखा होगा चिन्मयानंद का प्रकरण, चिन्मयानंद का प्रकरण, महिलाएं जिन्होंने आरोप लगाया कि हमारा यौन शोषण किया, उनको जेल में डाल दिया। चिन्मयानंद बाइज्जत घरे घूमते रहे। वही अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला आया। यानी इतने साक्ष्य थे, लेकिन चूंकि ताकतवर व्यक्ति था और बहुत बड़ी धन की ताकत थी, उस ताकत के आगे सारे आंदोलन को ही छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे राकेश टिकैत भी शेर बनते थे, पता लगता है कि वो भी अपना समझौता करके चुप्पे हो गए। क्या करोगे? तो वर्तमान परिस्थिति ज्यादा खतरनाक है, लोकशाही को जबरदस्त खतरा है। और लोकशाही जिंदा रहे इसके लिए हर संभव, हर एक व्यक्ति को, एक एक जन को, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो फैक्ट्री मालिक हो, चाहे दुकानदार हो, सबको प्रयास करना चाहिए कि देश से लोकशाही की विदाई ना हो। जैसे इमरजेंसी में लोकशाही को बचाया गया था, आज भी लोग उठ के खड़े हों और मोदी जैसे सोच के लोगों से भी इस देश के लोकतंत्र को बचाएं। तभी लगता है कि हमारा कल्याण होगा। हमारा तो देखिए हार्ट का ऑपरेशन भी हो गया है और 4 बार अटैक भी पड़ गया है, लेकिन मैं सोचता हूँ शेष जो जीवन है, कम से कम अपनी बात सत्य तो कहता रहूं। एक बात आती है, माधव शुक्ला जी ने एक शब्द कहा था, मेरी जा न रहे, मेरा सर न रहे, सया न रहे, न ये साज रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सिर में ताज रहे। ये माधव शुक्ला जी ने कहा है। कम से कम इन महापुरुषों को। एक और है, हमारे दूसरे कवि थे दिनकर जी, राष्ट्र कवि हमारे रहे हैं दिनकर जी। अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है, अत्याचारी के सर में झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा है। धस जाए वह देश अतल में, गुण की नहीं जहां पहचान, जात गोट के बल से ही आदर पाते जहां सुजान। हमारे विचार
थे महापुरुषों के। महापुरुषों का इस देश को बनाने में बड़ा योगदान रहा है। और कैसे ये देश इस स्थिति में, देखिए कभी कभी लोग मतलब वो बात करने लगते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। केवल हम मौर्य साम्राज्य को छोड़ दें, बकाया कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था जो पूरे भारत में जिसका इतना बड़ा राज्य हो। अब जो काल्पनिक ग्रंथ हैं उनकी बात अलग है, वो कल्पना में अपना क्या लिख दें अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा और शायद वही सबसे स्वर्णिम युग भारत के इतिहास का, जो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, इन लोगों के ही अगर शासन काल को हम स्वर्णिम युग कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इनका ही कार्यकाल स्वर्णिम युग रहा। फिर तो देश स्वतंत्र हुआ। तमाम रियासतों को एकीकरण करके किसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के योगदान ने इस देश को इतना विस्तृत स्वरूप प्रदान किया है। आलोचना करने वाले तमाम आलोचनाएं करते हैं। और कोई बलवीर भाई और कोई बात? आप एक कविता सुनाया करते थे जेपी आंदोलन के समय में। उस कविता को, चूंकि वो एक क्रांति गीत था, नौजवानों में एक हुंकार पैदा होती थी अन्याय से लड़ने की। शायद आपको याद होगी। याद है, कुछ हम सहारा भी ले लेंगे। ठीक है, पुराना है, सहारा भी ले लेंगे। संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तुम्हें जगाने तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को। आज देखें ये कौन रचाता मौत के संग सगाई है। संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। सावधान पद या पैसे से होना गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी मुख से निकले आय नहीं। ऐसे वीर शहीदों ने भारत की लाज बचाई है। संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पूर्णमासी है। ये सब हम ना चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इंकलाब का नारा दो, गुर्जन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो। फिर देखें ये हम सत्ता कितनी बर्बर है बोराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लोकतंत्र रक्षक सेनानी भाई यशवंत सिंह जी यादव जी को।